नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का तहे दिल से अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है हिंदी का, जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और उसमें आज हमारा एपिसोड दूसरा है, यानी कि पार्ट दूसरा चल रहा है। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने प्रारंभ किया है। आज हमारा ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड। अब देखिए, फर्स्ट में हमने आपके लिए स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या पूरी बताई गई थी कि जो स्वर हैं वो हमारे 11 हैं। इसमें दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। यदि आपसे पूछता है कि परंपरागत स्वर कितने होते हैं, जब आपसे पूछे कि परंपरागत कितने स्वर होते हैं, तब आप लगाएंगे 13 लगाएंगे। परंपरागत स्वर 13। और जो हमारे परंपरागत के हिसाब से जो आपके रहेंगे वो आपके 13 रहेंगे। और उच्चारण की दृष्टि से जो उच्चारण रहेगा, उच्चारण की दृष्टि से आपके 11 रहेंगे। जैसे कि आप देखते हैं, जब हम स्वरों का प्रारंभ करते हैं तो स्वर में जो हमारा स्टार्ट होता है अ, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद ह्रस्व ई, उसके बाद दीर्घ ई। इसी क्रमबद्ध जब आप देखेंगे तो उसमें दो वर्ण, एक अंग और दूसरा अ, इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये ध्वनियां भी उसमें काउंट हो जाती हैं, क्योंकि जो 11 की बात आई है, उन 11 स्वरों में अगर हम दो और मिला देते हैं ये, तो ये हमारे कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। वो किसके हिसाब से हो जाएंगे? परंपरागत। जब हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तब उसमें ये देखा जाता है। उसके बाद सीधे क्वेश्चन बनता है आपका, अगर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भाई परंपरागत के हिसाब से क्या है, तो आप 13 लगाएंगे। यदि आप पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से कितना है, तो आप 11 बताएंगे। ये बात हमारी कल तक की हुई है। आज हम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्योंकि वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही हैं, इसीलिए बात अभी हमारी केवल किस पे चल रही है? ध्वनि या वर्ण पे चल रही है। आज हमने यहाँ पर व्यंजन की बात आ रही है कि आज हमें व्यंजन समझाना है। अब व्यंजनों को विभिन्न तरीके से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे ये भी आपको बताएंगे। स्वरों से कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा कल भी अवगत कराया था, लेकिन आज बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर जो व्यंजन की बात आई है, तो व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी रहेगी? 33 रहेगी। कभी आप ना लगाना कि काउंट कर लें कि भाई इसमें व्यंजन हमने 52 पढ़े हैं, तो 52 में से ये माइनस कर दें, या 13 माइनस कर दें, या 11 माइनस कर दें, उसके बाद 33 निकाल लें, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, व्यंजनों की संख्या आपकी हमेशा कितनी रहेगी? 33 रहेगी। और स्वरों की संख्या अगर बात करें तो कितनी रहेगी? 11 रहेगी। आपका ऑप्शन कई बार बना हुआ है, यूपीपी में बना हुआ है, एसआई में भी बना हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है। वहाँ पे 13 भी दिया गया था, लेकिन उनमें से केवल 11 वाला ऑप्शन ही माना है। दूसरी बात, व्यंजन की बात आई तो 33। अब 33 जो व्यंजन है वो हमने वर्गों में डिवाइडेशन कर दिया है, यानी कि वर्गों में बांट दिया है। जैसे हमने कहा का वर्ग, कहने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक के ये जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन। अब आप कहेंगे कि सर ये स्पर्श क्या होता है? अरे भैया, जिन वर्णों का हम जब उच्चारण करते हैं
और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है जिन वर्णों से टकराती है, जिन वर्णों को स्पर्श करती है, जो वर्ण हमें जो जीवा है वो जहाँ जहाँ स्पर्श करती है उनको उसी स्थान को दे देते हैं। जैसे हमने कहा कि कंठ वाला बताइए, तो कंठ का वर्ण जो है बोलेंगे, जैसे हमने कहा क, तो का की जीवा जो है हमारी कहाँ जा रही है, अंदर के लिए जा रही, कंठ की ओर, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या कर दिया था, कंठ कर दिया था। बड़ी सिंपल बात है। लेकिन समझने की बात यह है कि जैसे आपसे अगर पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। बहुत आसान है काउंट करना, गिनना। देखिए ये जो वर्ग हैं हमारे, वर्ग हमने जो 5 वर्गों में बांटा है, एक हमने करा कवर्ग, दूसरा करा चवर्ग, तीसरा करा टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो यहाँ तक के जो वर्ग हमने बांटे हैं, इन वर्गों में एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 वर्ण एक में आ गए तो 5 हैं हमारे। 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी कि ये हमारे 25 वर्ण इस तरीके से आ जाते हैं। उसके बाद में अब ये समझ लेना कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम बताएंगे, देखिए कैसे कैसे बनते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो वर्ण आए हैं, 4 वर्ण आए हैं, इनके लिए जो अंतस्थ दिया गया है, अंतस्थ क्यों कहा गया ये भी जान लीजिए। जैसे कि हम जिन वर्णों को जैसे कहते हैं या रा ला वाह, तो ये जो जीवा है हमारी वो अंतःकरण के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ स्वर जो कौन से हैं, तब भी हमारी संख्या यहीं पे आती है कि अंतस्थ जो स्वर हैं वो हमारे या रा ला वाह आते हैं। उसके बाद में आते हैं भाई संयुक्त। संयुक्त जो आए हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 दिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ पर 4 दिए गए हैं। और उसके बाद में ऊष्म आए हैं, तो ऊष्म जो वर्ण हैं हमारे वो भी हमारे यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप काउंट करें तो आपके 33 वर्ण हो जाएं। वो 33 वर्ण कैसे होंगे बस ये देखना है यहाँ पर। अब देखिए जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म, तो ऊष्मा क्या होता है, जैसे हम अपने जीवा से जिनका उच्चारण करते हैं तो जब ये इनकी जो ध्वनि जब हम निकालते हैं तो ऊष्म युक्त होती है, ऊष्मा युक्त होती है। जैसे कि हमने कहा स, तो ये घर्षण हो रहा है यहाँ से श कहने में, स कहने में, स कहने में, ये जो हमारे स हैं। अब इन सा को भी समझ लीजिए, जो ये यहाँ पे हमारा प्रथम सा है। अधिकतर मैंने देखा है, क्लासों में भी देखा है कि जो छात्र हैं हमारे, छात्र या छात्राएं, वो क्या कहते हैं, इस सा के लिए एकदम कहते हैं बड़ा सा है। सर जी ये क्या है? बड़ा सा है। लेकिन ये संज्ञान में आपके तब दिया जाता है जब आप छोटे होते हैं, छोटे छोटे क्लासों में होते हैं। लेकिन आप सब कंपटीशन में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको समझना चाहिए, एकदम डायरेक्ट उसका मूल देखना चाहिए कि भी वर्ण जो है इसे हमें कहाँ से उच्चारण करते हैं तो क्या बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ण आया, जैसे हमने कहा ये, तो ये आपका तालव्य, इसे क्या कहेंगे? तालव्य कहेंगे। जब तालव्य कहेंगे फिर उसके बाद में ये देखिए सा आया। इस सा को कहने के लिए या तो षटकोण वाला सा बोलेंगे या कहेंगे पेट फटा सा, तो ये सभी ये गलत है। ये सा के लिए आप जो है मूर्धन्य कहेंगे, क्योंकि ये मूर्धा ध्वनि के माध्यम से बोला जाता है, इसलिए ये मूर्धन्य आपका वर्ण है। उसके बाद में देखिए ये सा आया है, जिस सा के लिए आप कहते हैं छोटा सा है सर, तो ये छोटा सा नहीं है। ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं देखा कि आपने ये छोटा सा है? लेकिन नहीं, ये बस आपके संज्ञान में, बस आपको समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए बताया जाता है दोस्तों। लेकिन आप सही से अगर समझे
तो देखिए ये सा है, ये आपका दंत सा है। ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, सीधे सीधे बन जाएगा कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण बताइए, निम्नलिखित में से मूर्धन वर्ण बताइए, या निम्नलिखित में से दंत बताइए। तो ये आपका दंत हो गया, इसलिए इनके सबके अपने स्थान है, इन अपने स्थानों के हिसाब से ही बोलना चाहिए। यदि कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा सा है, तो आप जब बच्चों को भी पढ़ाएं तब भी आपको ये बोलना है या समझाना है, या क्वेश्चन बनेगा तब भी सब यही आता है कि आपका ये रहेगा तालव्य सा, फिर रहेगा मूर्धन्य सा, और उसके बाद रहेगा दंत सा। यानी कि तीनों सा का अपना एक स्थान है, और इसी तरीके से ये प्रश्न बनता है। आगे बात करते हैं, ये ऊष्म वर्ण हो गए। द्विगुण, जो द्विगुणात्मक जो व्यंजन होते हैं वो हमारे डा और ढा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने देखा है ये जो आया है डा और ढा, इनको ध्यान रखना, ये यही से ग्रहण किए गए हैं, इन्हें द्विगुणात्मक कहा गया क्योंकि यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों में कहीं ऐसे वर्ण नहीं दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्रयोग मिला, हमें भाषा में इनका प्रयोग मिला, तब हमने देखा कि हाँ कि इनकी भी आवश्यकता पड़ी है, इसलिए इन्हें द्विगुणात्मक इनके लिए दे दिया गया। उसके बाद देखिए उसके बाद आपके दो वर्ण और आते हैं जिनके लिए कहा गया है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, इन दो वर्णों को भी काउंट कर लिया जाता है, देख लिया जाता है। अब आप देखिए इन वर्णों को अगर आप सही से काउंट करेंगे तो कितने वर्ण हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5, ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद में अंतस्थ 4 हो गए, 25 4 29 हो गए। 29 के बाद संयुक्त व्यंजन 4 आ गए, 29 4 33 हो गए। 33 के बाद 4 हमारे ये आ गए 4 हमारे ऊष्म आ गए, तो 33 और 4 37 हो गए। और 2 हमारे वर्ण ये आ गए, 37 और 2 39 हो गए, 38 और 1 39 हो गए। और उसके बाद में ये 2 वर्ण ये आ गए, तो 40 और 1 41, तो 41 ध्वनियाँ ये हो गई हमारी, 41 हो गई। और 41 होने के बाद 11 हमारे स्वर जो हमने कल चर्चा करी है, तो 41 यहाँ पे 41 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 52 वर्ण हो गए। ये मैं आपके लिए इसलिए बताया कि भाई आपसे कभी कोई पूछ ले कि 52 वर्णों को आप पूरे तरीके से विस्तृत करके बताइए, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपसे कि इन वर्णों को देख के आप गिन सकते हैं कि हमारे 52 वर्ण कैसे हुए हैं, यानी कि 11 स्वर और हमारे ये वर्ण जो हैं व्यंजन सभी मिला के कितने हो गए, 52। बार बार क्वेश्चन यही बनता है, तो यही आंसर आपका सटीक रहेगा कि 52। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पर। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम इसी में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए